हाजिर हूँ माई डीमन वाइफ की 24वीं एपिसोड के साथ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग को होश आ जाती है। जियांग होश आने के बाद उनसे जीबी के बारे में पूछता है, यानी कि क्वीन के बारे में पूछता है। मोडो जियांग को बताता है जब तुम बेहोश थे तो एली और दूसरे क्लास फेलोज भी तुमसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें ट्रेनिंग करनी है क्योंकि राउंड 2 शुरू होने वाला है, इसलिए वो सारे वापस चले गए। जियांग उनसे कहता है वो सारे अभी मरते मरते बचे हैं और फिर से वो ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट राउंड में भी कम्पीट कर सके। जियांग अपनी क्लास वालों से पूछता है तुम लोग भी तो क्लिफ से नीचे गिरे थे, फिर तुम लोग सही सलामत कैसे हो, तुम्हें क्या हुआ? जियांग का क्लास फेलो से कहता है मुझे ठीक से याद नहीं, हम लोग वहाँ से नीचे गिरे थे, बस हमें इतना याद है कि हमारे हाथ पर कुछ चीज चमक रही थी और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए। दूसरा क्लास फेलो उसे कहता है हाँ मुझे भी याद है, मेरे हाथ पर भी एक मैजिक मार्क था, उसके बाद हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर हो गए। जियांग कहता है तो इसका मतलब हमने जो रजिस्ट्रेशन साइन की थी वो असल में हमारी सेफ्टी थी, अगर कंपटीशन के दौरान हमें कुछ हो जाता है तो वो लोग हमें बचा लेंगे। जियांग उनसे पूछता है अच्छा मुझे ये बताओ हमारी क्लास से कौन से बच्चे नेक्स्ट राउंड में जा रहे हैं? वो उसे कहते हैं सिर्फ तुम और मोडो। मोडो उसे कहता है जीबी ने मुझे वापस माउंटेन पर फेंक दिया था, इसलिए मैं तुम लोगों से पहले वहाँ पर आ गया, और इसके अलावा जीबी ही तुम्हें पोर्टल से पार उठाकर लाई थी और उसने तुम्हें अपना टोकन भी दे दिया, इसलिए तुम भी पास हो गए। जियांग उनसे फिर से पूछता है जीबी कहाँ पर है और वो कैसी है? टीचर मार्टिन उसे कहती है वो बिल्कुल ठीक है, वो इस वक्त सोफी सास के घर पर है और उसके साथ तलवारबाजी की ट्रेनिंग कर रही है। उसी वक्त बाहर का सीन दिखाते हैं, क्वीन और सोफी सास दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। सोफी सास जीबी की तारीफ करता है और उसे कहता है टीचर द्रोना ने तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया है। उसी वक्त वहाँ पर जियांग आ जाता है और जीबी से कहता है तुम्हें अपने आप पर इतना ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, तुम अभी अभी रिकवर हुई हो। जीबी इसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। जियांग फिर से उससे कहता है तुम कल कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती, तुम जख्मी हो। और साथ ही जियांग उसे कहता है मैंने ये बात भी सुनी है कि तुम मुझे उठाकर ऊपर तक लाई थी। क्वीन उसके पास से दूसरी तरफ चली जाती है और उसे कहती है कोई भी गलत बात मत सोचना, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए उठाकर ऊपर लाई थी ताकि मेरा एक दुश्मन कम हो जाए, कंपटीशन में तुम मेरे साथ रहोगे। जबकि सोफी सास और एलिना दोनों दूर खड़े से देख रही होती हैं। जियांग उनको देखकर हंसना शुरू कर देता है। जियांग क्वीन से कहता है अगली बार हम दोनों जब कंपटीशन में मिलेंगे तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं होंगे, मैं पूरी तरह से तुम्हारा मुकाबला करूंगा। क्वीन उससे कहती है हाँ मैं देख लूंगी, तुम ट्राई करके देख लो। उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और कहता है अब इसको क्या हो गया, मैंने इसको क्या कह दिया? सोफी सास आगे बढ़ता है और जियांग से कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम दोनों में से जो भी जीते कब तो एक ही घर में आने वाला है। जियांग उसे कहता है हाँ ठीक है, लेकिन उसका एटीट्यूड मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं। सोफी सास जियांग से कहता है तुम्हें भी जाकर प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि कल कंपटीशन में तुम्हारा मुकाबला तीनों प्लेस के साथ है। जियांग चिल्लाना शुरू कर देता है और उसे कहता है मेरा मुकाबला, वो भी पहले नंबर पर, ये कैसे हो गया? सोफी सास उसे कहता है ये किसी ने जानबूझकर नहीं किया, बल्कि ये सब कुछ रैंडम हुआ है। अब तुम्हारी किस्मत में प्रिंस के साथ लड़ना ही लिखा था क्योंकि तुम और जीबी दोनों बीमार थे और तुम्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, इसलिए तुम्हें इस बारे में पता नहीं है। जियांग कहता है ठीक है कोई बात नहीं, पिछली बार उन्होंने मुझे बहुत ही बुरी तरह पीटा था, लेकिन इस बार वो जरूर हार मानेंगे। अगले दिन फिर से सीन एरिना का होता है, सारी जनता मैच देखने के लिए वहाँ पर आ जाती है। हैंस बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, इस साल हमारी क्लास के भी 2 बच्चे नेक्स्ट राउंड तक पहुँच गए हैं। उसके साथ बैठा लड़का उसे कहता है जियांग ने नई ड्राइंग्स बनाई है इस मुकाबले को जीतने के लिए। वहीं पर दिखाते हैं कि मोटो बहुत ज्यादा परेशान होता है और कहता है मैं क्या करूँगा, मुझे तो फाइटिंग आती नहीं, मुझे नहीं लगा था कि मैं फर्स्ट राउंड को भी कंप्लीट कर पाऊंगा, लेकिन अब जबकि मैं सेकंड राउंड में पहुंच चुका हूं, अब मुझे किसी के साथ फाइट करना पड़ेगी। जियांग उसे कहता है रिलैक्स हो जाओ, ऐसे करने से तुम जीतने नहीं वाले। जियांग के हाथ में उनके मैचों की लिस्ट होती है। जियांग कहता है हम तीनों का मुकाबला तीनों प्रिंस के साथ होने वाला है। मोडो जियांग से पूछता है लास्ट टाइम उसने तुम्हें बहुत ही बुरी तरह पीटा था, तुम्हें लगता है कि तुम बुशी को हरा पाओगे? जियांग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और उसे कहता है मेरे पास एक नया तरीका है, मुझे लगता है कि मैं तीनों में से किसी को भी हरा सकता हूँ, इसलिए तो मैंने मैच से पहले ही बहुत सारी तैयारी कर रखी है। अब बस सब लोगों को देखना है कि कैसे मैं उस प्रिंस को पीटता हूँ। कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले सारे बच्चे ऊपर स्टेज पर खड़े हो जाते हैं। मोडो भी उनके साथ ऊपर चला जाता है। एली उसे कहता है जियांग बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, मुझे लगता है कि वो फर्स्ट राउंड बहुत ही आसानी से जीत जाएगा। जबकि क्वीन भी वहीं पर खड़ी देख रही होती है। बुशी और बूनो भी वहीं पर होते हैं। एरिना के सेंटर में सोफी सास आता है और सेकंड राउंड के शुरू करने का ऐलान करता है। वो दोनों कम्पिटिटर्स को बुलाता है। सबसे पहले वो बुशी को बुलाता है और दूसरे नंबर पर वो जियांग को बुलाता है जो कि फोर्जरी क्लास से है। एली उसे देखकर कहता है जियांग तो बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, उसने अपने लुक चेंज किए हैं। आयशा भी ये देखकर कहती है क्या उसने अपनी बैग पर एक तलवार रखी हुई है?
बुशी जियांग से कहता है, बच्चे तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। पिछली बार तुम मरते मरते बचे हो, लेकिन इस बार नहीं बचोगे। जियांग ने अपनी बैग पर एक बड़ा सा पेन रखा होता है, वो उसे निकालता है और उसे कहता है, चलो देखते हैं फाइट के एंड पर कौन हंसता है। और उसी के साथ सोफी सास उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट करवा देता है। फाइट स्टार्ट होते ही बुशी अपने पास से स्लाइम निकालता है और जियांग की तरफ फेंकता है। जियांग अपने पेन को जमीन पर मारता है, जिससे मिट्टी उसके सामने खड़ी हो जाती है और एक दीवार बन जाती है। बुशी के स्लाइम इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो उस दीवार को तोड़ते हुए पार चले जाते हैं। वहीं पर एक जोरदार धमाका होता है। बुशी अभी वहीं पर देख रहा होता है कि धुआं हटने के बाद जियांग अपनी वही गन निकाल लाता है जो कि उसने कांटू की क्वीन को मारने के लिए बनाई थी, और साथ ही वो बुशी पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। बुशी अपनी स्लाइम से अपने सामने एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाता है। इस बार भी बुशी ने अपने नीले स्लाइम से एक शील्ड बनाई होती है। जियांग कहता है कि मेरी गोलियों का इस पर असर क्यों नहीं हो रहा। जियांग उसे कहता है, ये मून माउंटेन नहीं है, यहाँ पर मेरी बाउंड्री फोर्स काम कर रही है, इसलिए मैं इस स्लाइम की पावर को अपने हिसाब से बढ़ा सकता हूँ। साथ ही बुशी अपने स्लाइम को कंट्रोल करते हुए जियांग की तरफ अटैक करता है। वो अपने स्लाइम से बहुत सारे टेंटिकल्स बना लेता है। जियांग भी अपनी मशीन गन के ऊपर लगे हुए एक बटन को दबाता है, जिससे उसके इर्द गिर्द स्टील की प्लेट्स लग जाती हैं और उसकी गाड़ी पूरी तरह बंद हो जाती है। फिर जियांग अपनी मशीन गन वाली गाड़ी के सामने एक ड्रिल लगा लेता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता है। बुशी फिर से अपने स्लाइम से अपने सामने एक शील्ड बना लेता है, लेकिन जियांग अपनी ड्रिल की मदद से उसके अंदर पंक्चर कर रहा होता है। बुशी हंसते हुए जियांग से कहता है, ये काम नहीं करेगा, मेरा स्लाइम बहुत ज्यादा पावरफुल है। जियांग भी हंसते हुए उसे कहता है, किसने कहा कि मैं तुम्हारी शील्ड को तोड़ना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही बुशी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जियांग अपनी गाड़ी की पीछे वाली खिड़की खोलता है और उसमें से पीछे कूद जाता है। उसी वक्त बुशी को समझ आती है कि ये मुझे बस रिंग से बाहर फेंकना चाहता है ताकि ये फाइट जीत जाए, और ऐसा ही होता है। जियांग की गाड़ी के साथ ही बुशी पीछे की तरफ धकेला जाता है और जाकर दीवार के साथ लगता है, जबकि जियांग उससे पीछे से आराम से निकल आता है। अरीना में बैठी सारी अवाम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, फौजी क्लास का लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जियांग भी अपना बैन उठाकर अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। शेफ क्लास के टीचर मार्टिन से कहते हैं, तुमने तो अपने बच्चों को बहुत ही अच्छा पढ़ाया है। टीचर मार्टिन उसका शुक्रिया अदा करते हैं, जबकि किंग भी जियांग की तारीफ करते हैं और कहते हैं, ये लड़का तो बहुत ही अच्छा है। एली और मोटा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जियांग अभी अरीना में अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। उसी वक्त बुशी अपने स्लाइम से एक हाथ बनाता है और जियांग का गला पकड़ लेता है। बुशी असल में रिंग से बाहर नहीं गिरा होता, वो सामने दीवार के साथ अपने स्लाइम के साथ चिपका होता है। फिर वो अपने स्लाइम को एक स्पाइडर बना लेता है और उसकी बहुत सारी टांगे निकल आती हैं। बुशी हंसते हुए जियांग से कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा पाओगे। और वो साथ ही जियांग के गले को और भी ज्यादा जोर से दबा रहा होता है। जियांग अपने पेन पर लगे हुए फायर रेड क्रिस्टल से उसके स्लाइम को काट देता है। बुशी का ब्लू स्लाइम वहीं पर जलकर खाक हो जाता है, जबकि ये देखकर बुशी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जियांग उसे कहता है, तो मैंने बिल्कुल ठीक गैस किया था। बुशी से कहता है, तुमने क्या गैस किया था। जियांग उसे कहता है, लास्ट टाइम डेजर्ट में जब हम लोग वहाँ से अपने ट्रक में जा रहे थे तो तुमने अपने स्लाइम के साथ हम पर अटैक नहीं किया, तो मुझे वहीं पर पता चल गया था कि तुम्हारा स्लाइम फायर के सामने बेकार है। बुशी चिल्लाकर उसे कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं उसे वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। जियांग उसे कहता है, अब तुम्हें मजीद झूठ बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हारे स्लाइम की यही वीकनेस है, तुम्हारा ये ब्लू स्लाइम हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बुशी ये बात सुनकर थोड़ा सा घबरा जाता है और इसी के साथ जियांग अपने पास एक और पेज निकालता है और उसे कहता है, तुम्हारी इसी एबिलिटी को खत्म करने के लिए मेरे पास एक और वेपन है जिसकी मैंने पिक्चर बना कर रखी है। वो अपना पेपर जमीन पर रखता है जिसमें से एक बड़ा सा पत्थर निकलता है। बुशी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है, मैं तुम्हें कोई नया वेपन बनाने ही नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे इस पत्थर को तोड़ दूंगा। और वो अपने स्लाइम के टेंटिकल्स को इस्तेमाल करते हुए जियांग के उस पत्थर को तोड़ देता है। जियांग का वो बड़ा सा पत्थर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जियांग जल्दी से पीछे की तरफ हट जाता है और अपने पेन को अपने इर्द गिर्द घुमाता है, जिससे उसके इर्द गिर्द एक शील्ड बन जाती है और जियांग अपने आप को शील्ड के अंदर ट्रैप कर लेता है। बुशी आगे बढ़ता है और अपने स्लाइम के टेंटिकल्स के साथ उसकी शील्ड पर अटैक करता है और उसे कहता है, ये मिट्टी की शील्ड तुम्हें नहीं बचा सकती। उसके स्लाइम उसकी शील्ड के अंदर चले जाते हैं। अगर तुम इस बड़े से डोम के अंदर बैठकर कुछ बनाने वाले हो तो मैं तुम्हें इसी डोम के अंदर मार डालूंगा। ये देखकर टीचर मार्टिन और हैंस लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, इस तरह तो जियांग मर जाएगा। किंग भी सोफी सास से कहती है, क्या ये कंपटीशन खत्म हो गया। जबकि बुशी अभी भी अपने टेंटिकल से उस पर अटैक किए जा रहा होता है। वो उसकी पूरी की पूरी शील्ड तोड़ देता है, लेकिन नीचे जियांग नहीं होता। जियांग ने उस शील्ड के अंदर ही एक नया मेन होल बनाया होता है और वो उसके अंदर चला जाता है और दूसरी तरफ से एक और होल बनाकर उसमें से बाहर निकल आता है। बुशी चिल्लाकर उसे कहता है, तुम वहाँ पर कैसे पहुँच गए। जियांग उसे कहता है, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, मैंने अपनी फोर्जिंग की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए नीचे एक टनल बनाई और एक जगह से दूसरी जगह निकल आया।
बुशी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जियांग की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन जियांग उसे कहता है मैंने अपनी प्रिपरेशन पूरी कर ली है। वो अपने पैन को जमीन पर मारता है, जिससे एक बड़े से रिंग गेट की फॉर्मेशन मुकम्मल हो जाती है और बुशी एक बड़े से डोम के अंदर कैद हो जाता है, जो कि मिट्टी का बना होता है। बुशी इस डोम के अंदर कैद होने के बाद सोचता है इसने ये इतना बड़ा सा डोम कैसे बनाया होगा, मैंने इसे अपने पैन को यूज करते हुए नहीं देखा। उसी वक्त उसे याद आता है कि जब वो उसके पीछे गोलियां चला रहा था, उसने अपनी मशीन गन के पीछे वाली साइड पर अपना पैन रखा हुआ था और वो एक गोल दायरे में घूम रहा था। बुशी अंदर से उस डोम की दीवारों पर अटैक कर रहा होता है और उसे कहता है तुमने ये सारा कुछ पहले से प्लान किया हुआ था। जियांग उसे कहता है मैंने सिर्फ बस यही प्लान नहीं किया था, बल्कि और भी बहुत कुछ है जो मैंने प्लान कर रखा है। बुशी अंदर से उसे कहता है तुम्हें लगता है कि जो मिट्टी की दीवारें मुझे रोक सकती हैं? जियांग उसे कहता है इन दीवारों पर अटैक करने का कोई फायदा नहीं, मैंने इसे फायर रेड क्रिस्टल से बनाया है, तुम इसे इतनी आसानी से नहीं तोड़ पाओगे। और वैसे भी ये सिर्फ तुम्हें रोकने के लिए नहीं है, इसके अंदर तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। थोड़ी देर पहले जो तुमने मेरा पत्थर तोड़ा था, उसके अंदर एक स्पेशल वेपन है जो कि मैंने हाथ तुम्हारे लिए बनाया था। बुशी अपने पीछे की तरफ देखता है तो पत्थर के टुकड़े उसके पीछे पड़े होते हैं और उन सारे पत्थर के टुकड़ों के अंदर टाइम बॉम्ब्स होते हैं। बुशी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसी वक्त उन बॉम्ब्स का टाइम खत्म हो जाता है और साथ ही एक जोरदार धमाका होता है। सारे टीचर्स और सारे कम्पिटिटर्स ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें उस धमाके की पावर महसूस होती है, जबकि अरीना में बैठे लोग जो बातें करना शुरू कर देते हैं। क्या प्रिंस हार गया, वो भी इतनी आसानी से? क्या वाकई में फोर्जिंग क्लास के लड़के ने प्रिंस को हरा दिया? जबकि दूसरे कुछ बच्चे बातें कर रहे होते हैं इस लड़के को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बुशी रॉयल फैमिली का मेंबर है, अगर वो मर गया तो इसे जरूर सजा होगी। उसी वक्त ब्लैक शैडो में दिखाते हैं कि जियांग की एकेडमी के प्रिंसिपल भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं और कहते हैं ये लड़का तो टीचर मार्टिन से भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये इतनी आसानी से प्रिंस को नहीं हरा सकता। उस धमाके की वजह से किंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सोफिसास प्रिंस को उदास देकर कहते हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं, कोई भी स्टूडेंट मरने नहीं वाला, क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन की हुई है, इसलिए इस कॉम्बिनेशन को उनकी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए रखा गया है। कंपटीशन के दौरान कोई भी बच्चा जान से नहीं जाएगा। सोफिसास की ये बात सुनकर किंग को थोड़ा हौसला होता है, जबकि जियांग अरीना में खड़ा ये बात सोच रहा होता है अब सबको पता चल गया है कि मैंने एक प्रिंस को मार दिया है, अब कोई भी हमसे पंगा नहीं लेगा। जियांग सोफिसास से कहता है सोफिसास जल्दी से विनर का ऐलान करो, मैं ये फाइट जीत चुका हूँ। लेकिन उसी वक्त जियांग के पीछे डोम के ऊपर एक क्रैक पड़ता है, जिससे वो दीवार टूटना शुरू हो जाती है। जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या उन बॉम्ब्स के फटने के बाद भी ये नहीं मरा? बुशी जियांग के डोम की दीवार को तोड़कर बाहर निकल आता है। बुशी एक ड्रैगन ह्यूमन बन चुका होता है और उसकी बॉडी पर ब्लैक कलर का स्लाइम लगा होता है। बुशी जियांग से कहता है तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, देखो तुम्हारी वजह से मुझे अपनी ड्रैगन फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ी, लेकिन तुमने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। तुम्हारे जैसे यूजलेस नंबर के खिलाफ मुझे अपनी ड्रैगन फॉर्म यूज करना पड़ी, ये तो एक रॉयल प्रिंस के लिए बेइज्जती की बात है। जियांग बुशी को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ये लोग हैं कौन? जबकि अरीना में बैठे सारे बच्चे हैरान परेशान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो एक ड्रैगन है। सोफिसास किंग से कहता है मैंने एक बार रीजेंट को जंग के दौरान ड्रैगन बने हुए देखा था, मुझे लगा था शायद रीजेंट ही ड्रैगन बन सकते हैं। किंग सोफिसास को बताते हैं ये एक स्पेशल रॉयल एबिलिटी है जो कि सिर्फ रॉयल ब्लड में ही है, जो रीजेंट के साथ साथ उनके बच्चों में भी है। किंग सोफिसास से कहते हैं अब जबकि तुम्हें पता चल चुका है तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमें ये रॉयल पावर कैसे मिलती है। जब भी रॉयल फैमिली में कोई लड़का पैदा होता है तो उसे ड्रैगन लॉर्ड के पास लेकर जाया जाता है और फिर उससे रिक्वेस्ट की जाती है कि इसे अपने ब्लड के साथ बॉन्ड कर लिया जाए, और इस तरह उस बच्चे को ड्रैगन की पावर मिल जाती है और वो अपनी फॉर्म को तब्दील कर सकता है। सोफिसास किंग से पूछता है तो इसका मतलब आप भी रॉयल फैमिली से हैं, क्या आप भी एक ड्रैगन बन सकते हैं? किंग उसे कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं भी एक ड्रैगन बन सकता हूँ। किंग सोफिसास से कहते हैं एक बार जब तुम ड्रैगन फॉर्म में आ जाती हो तो तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है और तुम्हारी पावर भी डबल हो जाती है, और इस एबिलिटी की खास बात ये है कि तुम अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। अगर तुम्हारे पास बाउंड्री फोर्स ज्यादा है तो तुम्हारी बाउंड्री फोर्स और भी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ये सब के लिए अलग अलग काम करती है, क्योंकि जिसकी बाउंड्री फोर्स ज्यादा होगी उसकी बाउंड्री फोर्स और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। सोफिसास सोचता है क्या हमारा जियांग इस ड्रैगन को हरा पाएगा? बुशी जियांग से कहता है ये ब्लैक स्लाइम यालू को ड्रैगन केव में मिला था, इसे ड्रैगन ब्लैक क्रिस्टल कहते हैं और ये बिल्कुल एक पैरासाइट की तरह है। ये मेरा ब्लड पीता है जिससे ये मुझे बहुत ज्यादा पावर देता है, जितना ज्यादा ये मेरा ब्लड पिएगा उतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और यहीं पर यालू स्टोरी बताता है कि वो कैसे इस ब्लैक स्लाइम को लेकर आया था। यालू कहता है कि काफी साल पहले मैं ड्रैगन केव में गया था, वहाँ पर मुझे ये स्लाइम मिला,
लेकिन तब ये स्लाइम बहुत ज्यादा कमजोर था। मैं इस स्लाइम को अपनी लैब में ले आया और इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। चूहे बार इस स्लाइम को चढ़ते हुए देखकर किस किस को वेनम याद आ रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जालू कहता है कि मैंने इस स्लाइम को जिंदा चीजों पर छोड़ा और मुझे पता चला कि ये जैसे ही किसी चीज का ब्लड पीता है तो इसकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन छोटे मोटे क्रीचर इस स्लाइम की पावर के सामने टिक नहीं पाए, जबकि बुशी की ड्रैगन फॉर्म में इसका ब्लड पीने से ये स्लाइम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। बुशी को 10 गुना ज्यादा एनर्जी फ्राहम करता है, जिससे बुशी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जालू कहता है ये सारे लोग हमेशा ये कहते रहे हैं कि मैजिक क्लास सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि रेनिस भी हमारे बुशी को नहीं हरा सकता, जबकि उसके पास ब्लैक स्लाइम हो। जियांग सोचता है अगर एक बॉम्ब से भी ये नहीं हार सका तो इसका मतलब मैं जो भी चीजें पहले इस्तेमाल करता रहा हूँ वो सारी चीजें नहीं इस्तेमाल कर सकता। वो जल्दी से अपने पास एक पेपर खोलता है और उसमें से बड़ी सी मशीन गन निकाल लेता है और बुशी पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। लेकिन बुशी की स्किन इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि उसके ऊपर उसकी गोलियों का जरा भी असर नहीं होता। बुशी हंसते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और उससे कहता है तुम्हारे इस तरह के अटैक मेरे ऊपर जरा भी काम नहीं आएंगे, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा हार्ड है। साथ ही बुशी अपने ब्लैक स्लाइम को इस्तेमाल करते हुए टेंटिकल्स बनाता है और उसकी दोनों मशीन गन्स को तोड़ देता है। फिर वो जियांग की तरफ अटैक करता है, लेकिन जियांग अपने सामने एक शील्ड बना लेता है। इस बार जियांग ने स्टील की शील्ड बनाई होती है, लेकिन बुशी का स्लाइम उसकी स्टील को भी तोड़ देता है और जियांग से कहता है मेरे ब्लैक स्लाइम के सामने तुम्हारी रेड स्टील भी कागज की तरह है। और साथ ही वो उसकी स्टील की शील्ड को भी तोड़ देता है, जबकि उसके पीछे जियांग ने एक रॉकेट लॉन्चर बनाया होता है और उसके ऊपर रॉकेट से हमला करता है। बुशी उन रॉकेट्स को रोकने के लिए अपना बाजू आगे करता है, लेकिन असल में वो रॉकेट्स नहीं होते, उनमें से एक और स्लाइम निकलता है जो कि बुशी के बाजू पर चिपक जाता है। जियांग बहुत सारे स्लाइम्स उसकी तरफ फेंकता है और साथ ही उसके इर्द गिर्द एक दायरे की शक्ल में उसने बहुत सारे बॉम्ब्स लगाए होते हैं। बुशी उससे कहता है क्या तुम्हारा बस हो गया, अब मैं स्टार्ट करूं? लेकिन साथ ही उसके आसपास वाले सारे बॉम्ब फट जाते हैं और वहाँ से सारा अरीना टूटकर नीचे गिर पड़ता है। बुशी भी उस अरीना के बड़े से गड्ढे के अंदर गिर जाता है। बुशी नीचे गिरने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है तुम्हारे इन अटैक से मुझ पर कोई भी असर नहीं होने वाला, अब मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। जियांग भी नीचे उतर आता है और उसे कहता है उल्लू के बट्टे जरा गौर से देखो, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ प्लान कर रखा है। जियांग नीचे उतरते ही जमीन पर अपना पेन मारता है। वहीं नीचे जमीन पर उसने यूजलेस नंबर का एक बड़ा सा दरख्त रखा होता है। एली उसे देखकर कहता है ये तो वही यूजलेस नंबर का पेड़ है जो मैं और जियांग वहाँ से लेकर आए थे। मोस उससे पूछता है आखिर ये यूजलेस नंबर से क्या करने वाला है। जियांग उस यूजलेस नंबर के ऊपर एक माइक्रोवेव ओवन की पिक्चर बनाता है। दूसरी तरफ से बुशी भी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जियांग अपने पेन की मैजिकल पावर को एक्टिवेट करता है और इससे वो ओवन बड़ा होना शुरू हो जाता है। बुशी उससे कहता है तुम फिर से वही ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये तुम्हारे काम नहीं आएगा। बुशी के जियांग तक पहुंचने से पहले ही वो दीवारें कंप्लीट हो जाती हैं और वो एक बड़े से माइक्रोवेव के अंदर ट्रैप हो जाता है। उस माइक्रोवेव ओवन की दीवारें क्योंकि यूजलेस नंबर से बनी होती हैं, इसलिए उसका स्लाइम भी उसे तोड़ नहीं पाता। अरीना में बैठी जनता बातें करना शुरू कर देती है और कहती है ये बड़ा सा बॉक्स क्या है, क्या ये दोबारा से प्रिंस को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये वाकई में प्रिंस को रोक पाएगा। उस बड़े से ओवन के अंदर बुशी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है तुम बस मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो। वो अपने पास से बहुत सारे स्लाइम्स निकालता है और उसकी दीवारों पर अटैक करता है, लेकिन कुछ भी असर नहीं होता। फिर वो अपनी फुल मैजिकल पावर से 2 पिंक बॉल्स बनाता है और उसे दीवार की तरफ फेंकता और कहता है इन मैजिकल बॉल्स के सामने तो रेनिस भी नहीं टिक पाएगा, तुम्हारी दीवारें क्या टिकेंगी। लेकिन जैसे ही धुआं उठता है तो दीवार को एक स्क्रैच भी नहीं पड़ता। जियांग बाहर से उसे कहता है चाहे तुम कुछ भी कर लो ये यूजलेस नंबर है, तुम इसकी दीवारों को तोड़ नहीं सकोगे। बुशी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तुम फोर्जरी के लिए यूजलेस नंबर को क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। जियांग उसे कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैंने तुमसे फाइट करने के लिए प्लान पहले से बना रखा था। रिचर्ड मार्टिन भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसने फोर्जरिंग के लिए यूजलेस नंबर को इस्तेमाल कर लिया, ये तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। जबकि एली कहता है हम लोग उसे काट नहीं पाए थे, इसलिए जियांग ने मुझे कहा था कि इसे पूरा उखाड़ लो और अपने साथ ले आए थे। जियांग ऊपर खड़े बुरी से कहता है क्या तुम्हें याद है पहली बार तुमने मुझसे क्या कहा था कि मैं एक यूजलेस नंबर हूँ। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि यूजलेस नंबर कितना पावरफुल है और ये यूजलेस नंबर क्या कर सकता है। उसकी ये बात सुनकर बुरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जियांग उनसे कहता है यूजलेस नंबर से तुम लोग ना तो घर
घर बना सकते हो और ना ही तुम इससे आग जला सकते हो, इसलिए तुम लोगों ने समझा कि ये एक बेकार लकड़ी है। और इसी तरह ना ही मेरे पास कोई टैलेंट है और ना ही मेरे पास कोई बाउंड्री फोर्स है, इसलिए तुम लोगों ने कहा ना तो मैं मैजिक सीख सकता हूँ और ना ही तलवारबाजी। फिर वह सोफी साहब से कहता है, और तुमने भी कहा था कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन तुम सब लोगों को ये बात पता ही नहीं कि यूजलेस नंबर इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल है। और आज के दिन मैं तुम सब लोगों के सामने ये साबित कर दूंगा कि फोर्जिंग क्लास वाले भी किसी भी दूसरी फाइटिंग क्लास वाले से कम नहीं। और साथ ही जियांग अपने पेन पर लगे हुए इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को एक्टिवेट करता है और उससे उस माइक्रोवेव ओवन पर टच करता है, जिससे वो बड़ा सा ओवन चलने लग जाता है। बुशी जो कि उसके अंदर खड़ा होता है, अचानक उसे हीट महसूस होती है। वो कहता है, इसकी दीवारें इतनी जल्दी गर्म कैसे होना शुरू हो गई। बुशी अंदर से चिल्लाना शुरू कर देता है। अंदर गर्मी बहुत ज्यादा होने की वजह से उसका ब्लैक स्लाइम बहुत ज्यादा डर जाता है और उसी का ब्लड पीना शुरू कर देता है, क्योंकि वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहा होता। इसकी वजह से बुशी चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, इस तरह तो ये ब्लैक स्लाइम मेरी पूरी बॉडी का सारा ब्लड पी जाएगा। बुशी चिल्लाते हुए बचाओ बचाओ के आवाजें लगाना शुरू कर देता है, जबकि बुशी का सारा ब्लैक स्लाइम में पिघल कर नीचे गिर जाता है और बुशी वापस इंसानी फॉर्म में आ जाता है और वो बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है। साथ ही वो कहता है, मैं हार मानता हूँ, और वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। उसी वक्त उसके हाथ पर वो रजिस्ट्रेशन वाला साइन चमकता है और बुशी को प्रिंसिपल बचा लेती है, जबकि ग्राउंड में बैठे सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अंदर से चीखों की आवाजें आना बंद हो गई, क्या बुशी मर गया। जबकि बुरी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कह रहा होता है, बुशी जल्दी करो और काउंटर अटैक करो, तुम इस यूजलेस नंबर से नहीं हार सकते। जबकि जालू बहुत ज्यादा परेशान होता है और कहता है, मेरा ब्लैक स्लाइम इतनी जल्दी कैसे हार सकता है, वो भी सिर्फ एक यूजलेस नंबर से। जालू ऊपर से चिल्लाकर जियांग से कहता है, जल्दी से प्रिंस को छोड़ दो। जियांग उसे कहता है, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँगा। असल में जियांग यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और उसे लगता है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो चुका है। जालू जियांग से कहता है, अगर इसको कुछ हो गया तो तुम रिजेंट को ये सब कुछ कैसे एक्सप्लेन करोगे। जियांग जालू से कहता है, हम सब लोगों ने कंपटीशन शुरू होने से पहले साइन किए थे, इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जालू से कहता है, लेकिन ये तो सिर्फ एक कंपटीशन है, इसके लिए तुम इसकी जान नहीं ले सकते। जियांग उसे कहता है, अगर ऐसी बात है तो प्रिंस ने जंगल में हमारी जान लेने की कोशिश की और उसके बाद माउंटेन से भी हमें नीचे गिराया, क्या वो ठीक था। जियांग भी नीचे की तरफ उतरता है और कहता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो मरने का नाटक कर रहा हो और वो बाहर निकलते ही मुझे मार डाले, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले वो सरेंडर करे। जियांग कहता है, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने थोड़ी देर पहले उसे सरेंडर करने की आवाज करते हुए सुना था। उसी वक्त अरीना में खड़े सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पीछे से एक पोर्टल ओपन होता है। बुशी की बॉडी माइक्रोवेव ओवन की वजह से बहुत ज्यादा जल चुकी होती है और वो उसमें से बाहर गिरता है, जबकि बुशी के साथ स्कूल के प्रिंसिपल भी बाहर निकलते हैं। प्रिंसिपल बाहर निकलते ही किंग को हेलो बोलते हैं और उनसे कहते हैं, मेरा नाम वेस्ली आंद्रे है और मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। किंग भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। किंग प्रिंसिपल से कहते हैं, मुझे नहीं लगा था कि तुम भी यहाँ पर मैच देखने के लिए आने वाले हो। जियांग भी प्रिंसिपल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, जबकि बच्चे बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं, हमने तो सुना था कि इसकी उम्र 200 साल है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा यंग और हैंडसम है। प्रिंसिपल उनसे कहते हैं, मैं यहाँ पर आना तो नहीं चाहता था, इसलिए मैं सीक्रेट में ही बैठकर बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन ये राउंड बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। जियांग प्रिंसिपल को देखकर घबरा जाता है और कहता है, मुझे नहीं पता कि ये रीजेंट के साथ मिला हुआ है या नहीं, पर मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। प्रिंसिपल जियांग का हाथ पकड़ते हैं और ऊपर की तरफ करते हुए कहते हैं, आज की हमारी इस फाइट का जियांग विनर है, जो कि फोर्जिंग क्लास से है। और उसी वक्त सारे स्टेडियम में जनता आवाजें लगाना शुरू कर देती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जबकि बाकी की क्लास के सारे कॉम्पिटिटर्स जियांग को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मोडो और एली भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। सोफी सास हल्का सा मुस्कुराता है, जबकि टीचर मार्टिन खुशी से रोना शुरू कर देते हैं। बुरी और बूनो भी जल्दी से नीचे आ जाते हैं और बुशी को जगाने की कोशिश करते हैं और जियांग को गालियां देते हुए कहते हैं, तुम्हें इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। जियांग बड़े फखर के साथ क्वीन की तरफ देखता है, लेकिन क्वीन को उसकी जीत में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होती और वो पीछे की तरफ घूम जाती है। जियांग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, क्या ये मेरी जीत से जरा भी खुश नहीं। जियांग वहीं पर चेहरा लटकाकर खड़ा हो जाता है। प्रिंसिपल आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं, तुम यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो, जाओ और उसे जाकर मिलो। जियांग हंसना शुरू कर देता है और फिर जीबी के पीछे चला जाता है, जबकि जालू को भी जियांग को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसी वक्त मार्टिन जालू के पास आते हैं और उसे कहते हैं, एक टीचर होकर तुम दूसरे टीचर के स्टूडेंट्स के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, तुम्हारे लिए तो सारे स्टूडेंट्स एक बराबर होने चाहिए। साथ ही टीचर मार्टिन हमें 6 पैक सिखाते हुए उसे कहते हैं, हम लोग वैसे तो बहुत ज्यादा शांत मिजाज हैं, लेकिन अगर तुम हमें गुस्सा दिलाओगे तो हम लोग तुमसे पूरा हिसाब लेंगे। उसी वक्त प्रिंसिपल उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और मार्टिन से कहते हैं,
हैं टीचर्स को आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे के सारे टीचर्स हेडमास्टर के इर्द गिर्द आकर इकट्ठे हो जाते हैं। टीचर मार्टिन प्रिंसिपल से कहते हैं, मैंने काफी अरसा से आपको नहीं देखा। जबकि जालू सोच रहा होता है ये बूढ़ा घूसट उसी दिन आता है जब इसके अपना कोई मकसद हो। प्रिंसिपल आगे बढ़ते हैं और जालू से कहते हैं, क्या तुम्हें मैं इतना बूढ़ा दिखाई देता हूँ? जालू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, नहीं। प्रिंसिपल हंसते हुए जालू से कहते हैं, ब्लैक स्लाइम बहुत ही खतरनाक ऑर्गेनिज्म है। तुमने उसे एक स्टूडेंट को क्यों दिया? और तुम्हें पता भी है कि वो ब्लड पीता है। अगर वो बच्चे का सारा ब्लड पी लेता तो वो बच्चा बेचारा मर जाता। जालू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और प्रिंसिपल से कहता है, लेकिन मैंने उसको रिफाइन किया था, अब वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं रहा। प्रिंसिपल आगे बढ़ते हैं और जालू के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम बुशी से वो ब्लैक स्लाइम वापस ले लो। क्या तुम्हें मेरी बात की समझ आ गई? जालू और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, जी मुझे समझ आ गई। टीचर ऐसी आगे बढ़ती है, प्रिंसिपल से कहती है, आप तो उस बूढ़ी औरत को कंपनी देने के लिए गए थे, फिर आप यहाँ पर क्यों आ गए? यहाँ पर किसी बूढ़ी औरत की बात हो रही है, लेकिन अभी तक नहीं पता कि कौन सी बूढ़ी औरत है। प्रिंसिपल हंसते हुए ऐसी से कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। फिर प्रिंसिपल मार्टिन से कहते हैं, मार्टिन नरीना को दोबारा से तैयार करो। प्रिंसिपल आगे बढ़ते हैं और कुकिंग की क्लास के टीचर से कहते हैं, मैं ये भी देखना चाहूंगा कि तुम्हारी क्लास का लड़का निया निया कैसा परफॉर्म करता है। कुकिंग क्लास के टीचर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, जी जरूर, आपको दिखाते हैं। दूसरी तरफ जियांग सीधा क्वीन के पास जाता है। डीमन क्वीन अपनी फाइट के लिए तैयार हो रही होती है। जियांग बहुत ज्यादा खुश होता है और क्वीन से कहता है, मैंने यूजलेस नंबर को इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे लिए एक तलवार बनाई है, इससे फाइटिंग में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। डीमन क्वीन उससे वो तलवार ले लेती है और पीछे की तरफ घूम जाती है। जियांग उससे कहता है, तुम्हें बुरी से बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी, मुझे लगता है कि वो भी ड्रैगन में तब्दील हो सकता है। जीबी उसे कहती है, अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। लेकिन क्वीन उससे जरा भी ठीक तरीके से बात नहीं कर रही हो। जियांग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे चिल्लाकर पूछ ही लेता है, आखिर ऐसा क्या हो गया? तुम मेरे साथ ठीक से बात क्यों नहीं कर रही? माउंटेन के ऊपर से नीचे गिरते हुए हमारे साथ क्या हुआ था? तुम अकेले भी तो पोर्टल को पार कर सकती थी, तुम मुझे अपने साथ क्यों लेकर आई थी? क्वीन उससे कहती है, मैं तुम्हें पहले भी ये बात बता चुकी हूँ। जियांग उसे कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ, जब लोग मेरे बारे में ये बात करते हैं कि मैं बहुत ज्यादा यूजलेस हूँ, तब तुम्हें क्या होता है? जब लास्ट टाइम बुरी ने मेरे बारे में ये बात की थी, तब तुम मेरे लिए उस पर गुस्सा हुई थी। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को जरा भी नहीं समझ पा रहा। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में आखिर है क्या? डीमन क्वीन जियांग से कहती है, बूढ़ी जादूगरनी ने कहा था कि जिसके पास भी दूसरी रिंग होगी वो हमारे डीमन ट्राइब को बचाएगा, लेकिन किसी ने मुझे कहा है कि तुम वो नहीं हो। जियांग उसे कहता है, तुम ऐसे किसी की बात पर यकीन कैसे कर सकती हो? क्या तुमने अभी मुझे देखा नहीं? कैसे मैंने बुशी को हराया? क्वीन जियांग से कहती है, तुमने तो सिर्फ एक छोटे से कीड़े को हराया है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ह्यूमन ट्राइब के बाकी के बड़े बड़े मगरमच्छों को हरा सकते हो? साथ ही क्वीन उसे कहती है, तो क्या तुम वाकई में जानना चाहती हो कि उस माउंटेन पर हमारे साथ क्या हुआ था? ठीक है, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। क्वीन उसे बताती है, जब हम उस माउंटेन से नीचे गिर रहे थे, तुम्हारे सर में एक पत्थर लगा था और तुम बेहोश हो गए थे। उसी वक्त मैंने बाकी सारे बच्चों की तरफ देखा, उनके हाथों पर भी एक मैजिकल फॉर्मेशन ओपन हुई और साथ ही मेरे हाथ पर भी ओपन हो रही थी। और फिर हम सारे लोग एक डार्क रूम में टेलीपोर्ट हो गए। वहाँ पर सिर्फ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तुम्हारे साथ साथ वो बाकी के सारे बच्चे बेहोश हो चुके थे। उसी वक्त सामने कोई शख्स था जिसने मुझे कहा, तुम्हें इनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, इनकी बाउंड्री फोर्स बहुत ज्यादा कम थी, इसलिए जो टेलीपोर्टेशन मैजिक को सह नहीं पाए और बेहोश हो गए। क्वीन उस शख्स से कहती है, तुम कौन हो? उसी शख्स के साथ वॉइड किंग भी होता है। डीमन क्वीन उसे देखकर कहती है, तुम तो वॉइड किंग हो, जबकि वॉइड किंग के साथ अकेडमी के प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल डीमन क्वीन से कहते हैं, मेरा नाम वेस्ली आंद्रे है और मैं प्रिंसिपल हूँ जिस स्कूल में तुम ट्रेनिंग कर रही हो। साथ ही प्रिंसिपल उसे कहते हैं, मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा डीमन क्वीन। प्रिंसिपल को इसके बारे में पता होता है कि ये एक डीमन क्वीन है। ये सुनते ही डीमन क्वीन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेती है और प्रिंसिपल से कहती है, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? प्रिंसिपल हंसते हुए उसे कहते हैं, दीवारें चाहे मार्टिन ने बनाई है, लेकिन इसके ऊपर जो मैजिक की प्रोटेक्शन है वो सारी मेरी है। मुझे पता है कि दीवारों के अंदर कौन आता है और कौन बाहर जाता है, लेकिन मेरी पावर सिर्फ इतनी ही नहीं, मेरे कनेक्शन तुम्हारे डीमन ट्राइब के साथ भी हैं। हालांकि मैं तो तुम्हारे पापा से कई बार मिलने के लिए भी जा चुका हूँ। ये बात सुनते ही डीमन क्वीन बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो जाती है। वेस्ली आंद्रे उसे कहता है, मैं तुम्हारे पापा से मिलने के लिए बहुत बार गया हूँ और मैं उनका बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ। या फिर ऐसा कहूँ, मैं उसका दोस्त हुआ करता था, क्योंकि हम दोनों की सोच बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थी। एक ऐसा मसला आ गया था जिसकी वजह से हम दोनों अलग हो गए और उसके बाद से मैंने तुम्हारे पापा को नहीं देखा। डीमन क्वीन प्रिंसिपल से कहती है, तुम इंसानों में सबसे ज्यादा ताकतवर हो।
फिर तुम मेरे पापा के साथ क्यों मिलने जाते रहे? आखिर तुम उनके दोस्त कैसे हो सकते हो? प्रिंसिपल उसे कहते हैं, ये सारे झगड़े तो मुख्तलिफ ट्राइब्स के आपस में है। कोई इंसान है तो कोई डीमन है। मेरी नजर में तुम सब लोग बराबर हो। मैं तुम इंसानों और डीमंस में जरा भी फर्क नहीं रखता। तुम यहाँ पर जो कुछ भी देख रही हो ये किसी इंसान के काबू में नहीं है। डीमन क्वीन उसे कहती है, मुझे तुम्हारी बातों की जरा भी समझ नहीं आ रही। प्रिंसिपल उसे कहते हैं, तुम्हें मेरी बातों की समझ आएगी भी नहीं, फिलहाल तो नहीं आएगी, लेकिन एक दिन तुम जरूर समझ जाओगी। डीमन क्वीन उसे कहती है, अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ अब तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम मुझे एकेडमी में ट्रेनिंग करने दोगे, वो भी इंसानों के साथ रहते हुए? प्रिंसिपल उसे कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना होगी। मैं देखना चाहूंगा क्या तुम यहाँ पर रहकर अपने मैजिक और अपनी तलवारबाजी के स्किल्स को पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती हो या नहीं। डीमन क्वीन उसकी तरफ देखकर सोचती है, इसको पता है कि मैं एक डीमन हूँ, लेकिन फिर भी ये इस बारे में कुछ भी नहीं कर रहा। इसका मतलब ये भी अपनी असली फॉर्म को छुपा रहा है। ये भी इंसान नहीं, ये भी कोई और चीज है। डीमन क्वीन कहती है, मुझे लगा था शायद मैं इसके साथ फाइट कर पाऊंगी, लेकिन इसके साथ बातें करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं इसके सामने सिर्फ एक चोटी हूँ और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जियांग भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और डीमन क्वीन से कहता है, क्या प्रिंसिपल को मेरे बारे में पता है कि मैं कौन हूँ? क्वीन उसे कहती है, हाँ बिल्कुल, उसे पता है कि तुम कौन हो। साथ ही डीमन क्वीन जियांग से कहती है, अब तुम्हें पता चला कि तुम सिर्फ एक ही जीत हासिल करने के बाद अपने ऊपर कितना फख्र महसूस कर रहे थे। तुम तो इनके सामने कीड़े मकोड़े भी नहीं हो। ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। जियांग उसकी बात सुनकर बस चुप हो जाता है। डीमन क्वीन उसे कहती है, मुझे ये कंपटीशन जीतना है ताकि मैं इस ट्राइब से बाहर निकल सकूं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मुझे पता है कि मैं इनके साथ फाइट नहीं कर सकती और तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। अब से तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं हो, ना ही मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ। और साथ ही क्वीन आगे बढ़ जाती है जबकि जियांग वहीं पर खड़ा रह जाता है। नेक्स्ट सीन में सोफी सास सेकंड राउंड का ऐलान करता है। दोनों तरफ के कॉम्पिटिटर्स को बुलाता है। सबसे पहले मैजिक क्लास का लड़का जिसका नाम मोस है, वो अपने बड़े से बिल्ले जनरल पर आता है और दूसरे नंबर पर कुकिंग क्लास से निया निया आता है। टीचर ऐसी ड्रोना से कहती है, मेरी क्लास का लड़का इस कुक क्लास के लड़के को बहुत ही आसानी से हरा देगा। ड्रोना उसे जालू की तरफ इशारा करके कहती है, तुम्हें पहले ही शो ऑफ करने की जरूरत नहीं, बाद में तुम्हारा हाल भी जालू की तरह होने वाला है। और फिर वो दोनों वहीं पर लड़ना शुरू कर देती है। जबकि आयशा उनको देखकर ये सोचती होती है कि मोस को हमेशा देखने में वो एक इडियट ही लगता है, लेकिन हमारी क्लास का वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेशलिस्ट है। उसके पास जो मैजिकल टेक्निक्स है वो बाकियों के पास नहीं। और मुझे नहीं लगता कि वो कुक क्लास के लड़के से हारने वाला है। और साथ ही उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। निया निया अपने हाथ में अपनी मैजिकल पावर से एक फ्राई पैन बना लेता है, जबकि मोस अपने बिल्ले से कहता है, चलो जल्दी से इसको खत्म करते हैं। मोस हवा में उड़ना शुरू कर देता है, जबकि वो बिल्ला जमीन पर रह जाता है। मोस की स्पेशल एबिलिटी ये होती है कि वो रोशनी के मैजिक को इस्तेमाल कर सकता है। मोस के हवा में उड़ जाने के बाद वो बिल्ला आगे बढ़ता है और निया निया पर अटैक करता है, जबकि निया निया अपने फ्राई पैन को उस बिल्ले की तरफ फेंकता है, लेकिन वो बिल्ला अपनी पूंछ से उसके फ्राई पैन को वापस उसी की तरफ फेंक देता है। निया निया अपने फ्राई पैन को जैसे ही कैच करता है, वो बिल्ला जल्दी से उसके पीछे की तरफ आ जाता है और अपने नाखून उसकी बॉडी में मारता है, लेकिन उसके नाखून उसकी बॉडी में धंसते ही नहीं। वो कहता है, तुम्हारी बॉडी तो बहुत ज्यादा हार्ड है, तुम एक शेफ नहीं लगते। जबकि उसी वक्त निया निया एक फोर्क के साथ उस पर अटैक करता है। वो बिल्ला छलांगे लगाता हुआ पीछे की तरफ चला जाता है। वो बड़ा बिल्ला मोस से पूछता है, क्या तुमने सूरज की रोशनी का ऑब्जर्व कर लिया? मोस से कहता है, बस थोड़ा सा टाइम और दो। वो अपने हाथ जोड़ता है और उसके इर्द गिर्द फॉर्मेशन ओपन होती है, जिससे वो सूरज की रोशनी को ऑब्जर्व करना शुरू करता है और उसके चेहरे पर लाइनें चमकना शुरू हो जाती है। मोस बिल्ले से कहता है, दोपहर का वक्त है और सूरज भी हमारे सर पर है, ऐसे में मेरी मैजिकल पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मोस और उस बिल्ले दोनों की आंखें चमकना शुरू हो जाती है और साथ ही ग्राउंड में इतनी ज्यादा रोशनी हो जाती है कि किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही रोशनी खत्म होती है, वो लोग सामने देखते हैं तो वो बिल्ला सामने खड़ा होता है, वो भी अपनी दो टांगों पर। वो मोटा सा क्लमजी बिल्ला एक बॉडी बिल्डर बिल्ला बन जाता है। जनरल निया निया से कहता है, मुझे नहीं पता कि तुमने अपनी बॉडी को कैसे ट्रेन किया, तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन इस फॉर्म में तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे।